सुनील सुवर्णम साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक मुद्दा फिरोज अजीज साहब ने उठाया, फिर वहाँ पे पराग ठक्कर साहब ने बात रखी। मेरा सवाल यह है कि हम लोग एक बहुत शुरू से सुनते आ रहे हैं कि जिस शेयर का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हो, पी ज़्यादा बढ़ गया हो, तो उसको थोड़ा ठंडा होने दिया जाए, उसमें निवेश लगाने से बचा जाए। लेकिन आज की तारीख में फंड मैनेजर के पास इतना ज़्यादा पैसा, उनको कहीं ना कहीं तो पैसा लगाना है। तो ऐसे में आप ये ना कहें कि इतने के मल्टीपल पे चल रहा है, इतने पी पे चल रहा है। अगर कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, तो आप इसको दरकिनार कर सकते हैं, इस फैक्टर को। आप कितने सहमत होते हैं इस लॉजिक से? देखिए, जब लिक्विडिटी हाथ में होती है तो वैल्यूएशंस पीछे घट जाते हैं, इसमें डाउट ही नहीं है। क्योंकि आप देखें तो एक ही मार्केट में एफआईएस ने कंटिन्यूअसली सेलिंग किया, डीआईएस ने कंटिन्यूअसली बाइंग किया। तो मार्केट का दाम एक ही है। एफआईएस को लगा कि बाकी देश के माफिक ये मार्केट्स महंगा है, हमें लगा कि हमारी ग्रोथ के सामने ये रीजनेबल है, यानी एक्सपेक्टेड ग्रोथ। तो ये पी नहीं नहीं, रेशियो इसको तो सुनील जी, इसको भी तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि एफआई के पास भारत के अलावा 150 मार्केट था, डीआई के पास सिर्फ भारत का मार्केट था, बेचारा जाता कहाँ, यहीं लगाया पैसा, चूंकि पैसा तो बचा हुआ था उनके पास। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, आप मेरी बात ही कह रहे हैं कि डीआईएस को हाँ। वैल्यूएशन की जस्टिफिकेशन कहां से मिलती है, क्योंकि लिक्विडिटी हाथ में है। तो वैल्यूएशन यहां से आती है कि जो फॉरवर्ड पी का नंबर हम देखते हैं मार्केट में, राइट, आइदर हम ट्रेडिंग पी एक पब्लिश होता है जो पिछले साल की अर्निंग्स को आज के दाम में डिवाइड किया जाता है, या फिर 1 ईयर फॉरवर्ड का होता है। मगर एक फंड मैनेजर 3 से 5 साल की टाइम फ्रेम में निवेश कर रहा है, तो क्या होता है, इसमें पी खाली पी नहीं होती है, पीजी होती है, पी बाय ग्रोथ। और वो ग्रोथ अगर 5 साल का ग्रोथ को वो डिस्काउंट करे तो वही वैल्यूएशन जो 1 साल में महंगा दिख रहा है 5 साल में आपको रीजनेबल दिखेगा ना। तो ये प्रॉब्लम होती है कि हम सभी को एक ही साल फॉरवर्ड पी के बाद, अभी कैपेक्स साइकिल की बात देखें, उनकी तो सिक्लिकल होती है। जब बहुत नीचे गिरती है और एकदम से टेक ऑफ वी शेप में गिरती है, तो 30 to 40% पर एनम ग्रोथ इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग इन अ सिक्लिकल स्टॉक। तो आपको फॉरवर्ड की जब ये मार्केट की वैल्यूएशन की बात होती है, हर फंड मैनेजर के पास एक स्टॉक खरीदने के लिए उसका आउटलुक 3 साल, 4 साल, 5 साल होता है, और उस कंपनी की अर्निंग्स को वो फोरकास्ट करके डिस्काउंट करता है। तो वो खरीद रहा है जो उसे रीजनेबल लग रहा ही है। मानते हैं कि पैसा है तो उनके पास चॉइसेस लिमिटेड है कि किसको बेचे, किसको खरीदे। और सेकंड बात मैं कहूंगा, आप देखिए कि फंड मैनेजर में थोड़ी बहुत जो चेंज होती है, मार्च एंड में टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की इक्विटी एयू में 7.5% तक कैश बढ़ गया था, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर में वो थोड़े डाउन थे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेकर। मगर अप्रैल में जून में 3 महीनों में उन्होंने 7.5 से 5.25 तक कैश बैलेंस को गिरा दिया। तो उनके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो 2-3% ऑफ द टोटल कैश बैलेंस है। तो वहां पे वो कंपनी को चुनते हैं जो उनकी टर्म में उसको सेटिस्फाई होता है, उनकी टर्म में। तो मार्केट में खबर ऐसी नहीं मिलती आपको कि एक कंपनी का FY 29 तक हमें चाहिए, दूसरे का FY 31 तक चाहिए, क्योंकि उस आउटलुक से वो खरीद रहा है। तो इसलिए हमें इजीली हम कह सकते हैं कि फंड मैनेजर के हाथ में पैसा है इसलिए खरीद रहे, नहीं। वो भी चुनता है कि मेरी पोर्टफोलियो में मुझे इन्वेस्टर को अगले 3 से 5 साल में रिटर्न दिलवाना है, तो उसे मुझे खरीदना है, और उसी में उसका मेहनत, उसकी एनालिसिस, उसकी तो ट्रेड चेक्स ये सब करते हैं ना। तो इसलिए मेरा मानना है अब ये इसमें वैल्यूएशन हाँ। जो पब्लिश होती है ये बहुत मिसलीडिंग मैटर है। वेरएज़ एफआईएस के लिए वो क्या देखते हैं, ओवरऑल इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, और वहां पे सत्य है कि इंडिया का महंगा है कंपेयर टू ओवरऑल लॉन्ग टर्म एवरेज, हम कहीं ज्यादा मार्केट कैप टू जीडीपी में है, ओवरऑल मार्केट की बात करता हूं मैं। तो इसीलिए के लिए आसान होता है कि इस चीज से लेकर वो बाकी उनके लिए हर स्टॉक होता है, तो वो चुन सकते हैं। फिरोज और हम्म, मेरा मानना है फिरोज सिर्फ अजीज साहब, ये फिरोज अजीज साहब, ये मुद्दा आप ही से उठा था, तभी सोचा था मैं जाऊंगा पूछूंगा सुनील जी से। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? यस, सुनील जी, क्या वो जो आर्गुमेंट है पी टू अपॉन ग्रोथ, पीईजी, वो बहुत अच्छा मैट्रिक्स है। एक स्टॉक दिख रहा था जिसकी पीई थी 70, तो जाहिर सी बात है निफ्टी से कहीं ज्यादा है, बट उसकी पीईजी निफ्टी से कम है। ओके, तो पीईजी इज अ बेटर वैल्यूएशन मैट्रिक्स, कुडंट अग्री मोर। सेकंड, हर बार एक मार्केट में बड़ी पी के भी स्टॉक्स होंगे, छोटी पी के भी स्टॉक।
हमारे फंड मैनेजर काफी रिस्पॉन्सिबल हैं। ये तो जाहिर सी बात है, उनके पोर्टफोलियो के अंदर घुसेंगे तो समझ में आए। वो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि काफी लोग, अगर कोई स्टॉक नहीं पसंद आता है तो पूरी इंडस्ट्री नहीं खरीदती उसको, ऐसे कई सारे स्टॉक। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि पैसे हैं तो खरीद लें, राइट। खरीद लेंगे। तीसरा, हम्म, एक्चुअली एक ही प्रॉब्लम क्या है हमारी मार्केट का, ये मैं 3 रिपोर्ट पढ़ रहा था स्टॉक्स पे। ऐसा कुछ भी ऐसा रिपोर्ट में लिखा नहीं था जो 1 साल पहले नहीं लिख सकता था एनालिस्ट। बट उसने आज क्यों लिखी? मैं देख रहा था कि वो स्टॉक, जो 3 स्टॉक्स की एनालिसिस करी, उसमें रिपोर्ट में कुछ भी नवीन नहीं लिखा है। वही चीज तुम 2 साल पहले लिख के उसको स्टॉक को बाई दे सकते थे। पहले क्या हुआ, वो स्टॉक गया एमएससीआई के इंडेक्स में, तो खरीदारी आई। फिर वो गया एफटीआईसी के इंडेक्स में, तो और खरीदारी आई। फिर ये स्टॉक गया एनएसई 500 में, तो और खरीदारी आई। फिर ये सब इंडेक्स फंड ने खरीदा, तो ट्रेडर ने कहा यार ये तो फ्लैग पैटर्न हो गया। फिर ट्रेडर ने खरीदा। फिर ट्रेडर ने खरीदा, तो फिर एनालिस्ट ने कहा मैं तो रह गया यार। अब वो प्राइस देख के वर्क बैकवर्ड्स करके अपने आप को संतुष्ट कर रहा है कि ये वैल्यूएशन ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं, ये विशियस साइकिल है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। तो आज की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि वो आज वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रहा है, जिसकी 100 की पी भी जस्टिफाई कर रहा है। वही चीजों 40 की पी पे उसको लॉन्ग नहीं लगा, वही फैक्टर्स पे। तो ये सबसे बड़ी सिंड्रोम है। वी आर लूजिंग मनी टू indices of FIIs because we are having lesser stocks in our index than FII has in India's index. This syndrome has to be corrected. That is when Indian fund managers will make more money than an index sitting in US. तो ये इस सिंड्रोम को करेक्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। पंकज जैन साहब, हम लोग शो के आखिरी पड़ाव में पहुँच चुके हैं। अब चूँकि जिस स्तर पे मार्केट पहुँच चुका है, तो अब लोगों को लगता है कि कुछ सेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुके हैं, जैसे आईटी सेक्टर। इस पे मैं सुनील जी के पास भी जाऊंगा, जो उनका पसंदीदा सेक्टर है। लेकिन आपसे पहले पूछ लूँ मैं कि अब भी आपको लगता है कि आईटी सेक्टर में और गिरने के डर हैं कि अब बहुत हो गया, 5 साल के निचले स्तर पर उसका मार्केट कैप का वैल्यूएशन जा चुका है, अब यहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है? देखो लक्ष्मण जी, जो आपका सवाल है जवाब इतना आसान नहीं है, बट डेफिनेटली आई वुड पुट इट दिस वे कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। एंड अगर इस सेक्टर में, इस सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स में ऑन एसआईपी बेसिस अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो रॉन्ग। बट क्या यहाँ से वैल्यूएशन और 5-7-10% नीचे जा सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। जिस तरह का ट्रम्प साहब का रवैया है, मे बी ही कुड बॉम्ब समथिंग एल्स ऑन दिस सेक्टर, यू नेवर नो। सो एक ही चीज है, एक दो चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो अभी आप बात कर रहे थे, जैसे जो फिरोज भाई बात कर रहे थे और जो मैं कहने वाला हूं। आई थिंक इसमें बोलना आसान है, एक्ट करना इतना आसान नहीं है। जो एक बहुत फ्रॉती वैल्यूएशंस होते हैंगे, डेफिनेटली दैट इज अ रेड फ्लैग। एक रेड फ्लैग है और उस वैल्यूएशंस पे, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो वेल्थ मैनेजर हो, वन हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। क्या वो मोमेंटम चेज कर रहा है, क्या वो वैल्यू देख रहा है? तो आई थिंक उसमें ये देखने वाली बात है कि सेकेंडली जो हम देखते हैं, हम रोजाना देखते हैं, चाहे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो अपने आप को एक लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर की बात करते हैं, बट दे टेंड टू आस्क फॉर शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। वो अपने आप को बोलते हैं कि हम 3, 5, 7, 8 साल के इन्वेस्टर हैं, बट 1-2 साल में भी उनको रिटर्न देखने को चाहिए। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत सीरियस फ्रॉती वैल्यूएशन हो गई है, एक अच्छे फंड मैनेजर के या एक अच्छे म्यूचुअल फंड के डेफिनेटली वहां पर कैलिबर आता है कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है या नहीं करनी, या कितनी परसेंटेज प्रॉफिट बुकिंग करनी है। एंड डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में हमने देखा है कि कई बार पेन भी आता है कि बुक कर लिया और उसके ऊपर भी चला गया, बट अल्टीमेटली ऑन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म हमने देखा है कि फ्रॉती वैल्यूएशन पे अगर कहीं एग्जिट होता है उसमें दिक्कत नहीं आती है। सो आई थिंक बहुत सीरियस हाई वैल्यूएशन, हाई पी, उसे आपका कुछ भी नाम दीजिए, आई थिंक दैट इज अ सीरियस रेड फ्लैग। और हमने बार बार देखा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी बूम हो, चाहे वो इंफ्रा बूम हो, चाहे वो बैंकिंग बूम हो, we've seen that ultimately frothy valuations पे कहीं ना कहीं मार्केट में जाकर डीपर करेक्शन आती है। सो दीज आर रेड फ्लैग जिस पे आसान नहीं होता है कहां पर एग्जिट करना है, कहां पर एंट्री करना है, बट दीज आर डेफिनेटली रेड फ्लैग जिस पे काफी अवेयर रहना चाहिए, और जो अच्छे फंड मैनेजर्स हैं अवेयर रहते भी हैं। पराग ठक्कर साहब, आपके पास आऊंगा, लेकिन चूंकि वैल्यूएशन की बात हुई है, सुनील जी या अजीज साहब कुछ आप ऐड करेंगे इसमें, जो इन्होंने फ्लॉपी वैल्यूएशन का जो नाम दिया है, जैन साहब ने कहा कि रेड फ्लैग होता है, कुछ भी आप कह लें। बिल्कुल रेड फ्लैग तो 100% होता है।
काफी सारे बिजनेसेस हैं जो वैल्यूएशंस एस्ट्रोनॉमिकल हैं, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हैं, बिजनेस फंडामेंटल की वजह से नहीं। वही मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि डिमांड सप्लाई ऐसी हो जाती है, स्ट्रक्चरली ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पैसा आता है कि वैल्यूएशन इतनी बढ़ चुकी है, बिजनेस की फंडामेंटल्स को आगे चलती है। इसीलिए जैन साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल मैं सहमत हूँ। तो इसीलिए जो आपके पास 500 स्टॉक्स हैं, हमारी सबसे बड़ी दुविधा दूसरी क्या है कि सेबी ने ये मैंडेट कर दिया है कि भले ही हमारे पास दुनिया में विश्व भर में हमारे पास ही सबसे ज्यादा लिस्टेड स्टॉक्स हैं। लास्ट 10 साल में 421 लिस्टेड कंपनियां मतलब आईपीओ आए हैं फ्रॉम 13 अगस्त 2025 टू 2015, कल का ही आंकड़ा देख रहा हूं मैं। तो बट उसमें काफी सारे स्टॉक्स आए हैं, बट हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ये 500 में सीमित रहने का आदेश है ज्यादातर। ये आई थिंक इसकी एक्सपेंशन होगी तो ऑटोमेटिकली एक पीई की एक रिलैक्सेशन होगी। ये 500 में ही पूरा स्मॉल कैप मिड कैप सब निपट जाता है। पहले 100 को लार्ज कैप, उसके बाकी 150 को मिड कैप, उसके 250 को। सो पॉइंट जैन साहब से बिल्कुल सीमित हूँ। वैल्यूएशंस को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ भी जस्टिफिकेशन हो कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी हो, आप फंसेंगे जरूर अगर स्टॉक्स अगर आप ठीक से नहीं चुनेंगे वैल्यूएशन के आधार। स्टॉक ठीक से नहीं चुनते हैं तो वैल्यूएशन है, लेकिन स्टॉक ठीक से आपको चुनना होगा। पराग ठक्कर साहब, अब यहाँ पे चर्चा तो बहुत हो गई वैल्यूएशन को लेकर के, फिर स्टॉक अच्छा है कि नहीं अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कुछ बता दीजिए अब आज़ादी के मौके पे कि अगर कुछ लेना वगैरह चाहें तो किस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करें वहाँ पे। देखिए, अगर बेसिकली यही मेरा व्यू है आज की तारीख में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं 100% सहमत हूँ इस बात से कि आईटी और एफएमसीजी जैसे जो बीटन डाउन सेक्टर्स है, जिनकी क्वालिटी ऑफ द स्टॉक्स और क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स बहुत ही बढ़िया है। मतलब इसमें आप ज्यादा करके आप देखिए, ये सेक्टर्स में फ्री कैश फ्लो बनता है। और आईटी में तो ऐसा है कि जो टॉप की 4 कंपनियां हैं उसमें तो 4% डिविडेंड यील्ड है। तो बेसिकली इसमें कि आप एसआईपी जैसा कुछ कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। और दूसरा, अगर इन 2 सेक्टर्स को छोड़ दे तो हर सेक्टर में कुछ कुछ विनर्स है। जैसे कि अनुज जी ने बहुत स्टार्टिंग में बताया, हर सेक्टर में कुछ कुछ विनर्स है। तो अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं करेंगे तो इसको समझाना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि जैसे कैपिटल गुड्स एक पर्टिकुलर सेक्टर है। अभी कैपिटल गुड्स में आप अगर देखिए, कैपिटल गुड्स और इंफ्रा में एक कंपनी के पास 6,13,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 15 लाख करोड़ के प्रोस्पेक्ट्स है। 3 दिन पहले उनको 40,000 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है सिंगल एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी से। तो उनके प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते हैं। लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी की कंपनी है, और उसमें पी मल्टीपल भी 25 है, कोई ज्यादा नहीं है। तो पॉइंट इज कि हर सेक्टर में ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। बट ओवरऑल एज अ सेक्टर व्यू अगर मैं देना चाहूँ तो बहुत ही ज्यादा बिटन डाउन जो सेक्टर है और जिनकी क्वालिटी बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ फ्री कैश फ्लो जनरेशन, एफएमसीजी और आईटी, ये सेक्टर में जोर करके बोलना चाहूंगा। एफएमसीजी और आईटी में यहाँ पे एफएमसीजी और आईटी में आप जोड़ देकर बोलना चाहते हैं कि एसआईपी के जरिए कोई जाए तो वहाँ पे कोई बहुत रिस्क नहीं दिखता है। लेकिन इस शो में अगर सुनील जी हों और सुनील सुब्रमण्यम साहब से आईटी की बात ना करें तो बड़ी बेईमानी हो जाती है। ये जब भी हमारे शो में आते हैं आईटी की बात करते हैं, ये अलग बात है कि आईटी गिरता ही जा रहा है। सुनील जी क्या बताएंगे अब आप? मैं टिके रहूंगा अपने व्यू पर कि देखिए टिके रहेंगे आप? मार्केट की आउटलुक में क्या बता रहा हूँ, सिंपल है। आईटी सेक्टर के प्रति, आईटी सेक्टर को लेकर आपकी वफादारी जो है बहुत ही मजबूत है। यस, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिंपल सी बात है कि एफआईआई की वापसी, एसएनपी की अपग्रेड के कारण और कुछ टैरिफ की जो पुतिन रशिया की जो मीटिंग है उससे 25% से कुछ घटती है, सेकंड 25%, तो एफआईआई की वापसी आएगी। तो आईटी का गिरावट था इसलिए क्योंकि एफआईआई कंटिन्यूस सेलर्स है और डीआईएस ने उसको खरीदा नहीं। तो सिंपल सी बात है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आईटी में है, क्योंकि इससे ज्यादा और नहीं गिर सकता। इसीलिए मेरा मानना है कि बाय ऑन डिप्स जो मैं कहता रहा हूं अर्थ करते रहूंगा, और वही मेरी सलाह है कि अल्टीमेटली इन कंपनियों को आप डिस्काउंट मत कीजिए। ये कंपनियों बहुत स्ट्रांग है, सॉलिड उनकी कैश फ्लोस है, फ्री कैश फ्लोस, और वो एआई की जो चैलेंजेस है या यूएस की जो ग्रोथ की जो चैलेंजेस, उसको अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट कर दे। अभी देखिए टीसीएस की जो ले ऑफ की बात हुई वो नेगेटिव परसीव किया गया था, मगर क्या है वो अपने कॉस्ट को कम कर रही है। उनकी सेल्स ग्रोथ से उनकी प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रही है भैया। तो ये स्मार्ट कंपनीज है। आज माहौल उनके लिए ठीक नहीं है, मगर
कॉन्ट्रा बाइंग से ही आपको पैसा ज्यादा बनेगा और आज मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको इंप्रूव हुआ है, यानी इससे ज्यादा और गिरावट कितना होगा सवाल पूछ लूं आपसे, वो बात एक सवाल और पूछ लूं कि यूएस में इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है वो उन कंपनियों के लिए खतरा नहीं है क्या जो यूएस में अपने आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती हैं? नहीं, यूएस में रेट कट आ रहा है तो वो बीएफएसआई सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, और आईटी सेक्टर का बीएफएसआई 50 to 60% बीएफएस सेक्टर को है। अरे रेट कट की बात हो रही है, आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, अभी तो 94% चांस ऑफ रेट कट है। वो कैसे बनता है ना, वही रेट कट बीएफएसआई के लिए पॉजिटिव है। और अमेरिका में भी देखिए बात इन्फ्लेशन की नहीं हो रही है, एक स्टैगफ्लेशन की बात हो रही है, थोड़ी इन्फ्लेशन और स्लो डाउन इन ग्रोथ। मेरा मानना है कि ये सब दाम में है आज, जो भी बैड न्यूज है, इससे और बैड होने का उतना प्रोबेबिलिटी नहीं है जितना इससे एक इम्प्रूवमेंट होने की है। तो किसी ने भी बॉटम से पकड़ा नहीं है, तो आप डाउन ट्रेंड में पकड़ेंगे तो जब अप ट्रेंड होगा तो आपको लाभ होगा। ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगी, मगर कोई भी किसी भी फंड मैनेजर या किसी भी एनालिस्ट ने बॉटम को परफेक्ट पकड़ा नहीं है। हाँ, नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि थोड़े बहुत यहाँ से नीचे भी जाएं, लेकिन अब जो है सो बहुत रिस्क फैक्टर बहुत कम दिख रहे हैं। ये आपने एक लॉजिक दिया यहाँ पे।